हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार ब्लॉग इंडिया के एक और एपिसोड पे। और आज हम चला रहे हैं एमजी की नई हेक्टर, जो कि अभी अभी कुछ टाइम पहले ही लाई गई है इंडिया में। 2019 में ओरिजिनली हेक्टर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी और 2020 में इसका एक रिफ्रेश आया था, जो कि एक मिड लाइफ रिफ्रेश था। और अब 2022 के एंड में 23 की बिगनिंग में हम ये एक नया वेरिएंट देख रहे हैं। इसका जो नया रिफ्रेश्ड वेरिएंट है, इसमें कुछ कॉस्मेटिक और कुछ फीचर चेंजेस किए गए हैं। तो हम इस वीडियो में आपको उन सारे चेंजेस के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले भी आता था, हेक्टर जो है वो हेक्टर और हेक्टर प्लस दो कॉन्फ़िगरेशंस में आती थी। जो हेक्टर प्लस है, बेसिकली उसमें जो लास्ट रो ऑफ सीट है वो एक एक्स्ट्रा दी गई है। तो एक जो है 6 या 7 सीट वेरिएंट आप इसको मान सकते हैं। इसमें बीच में 2 कैप्टन सीट्स दी गई हैं। तो हमारे पास जो वेरिएंट जो आज हम चला रहे हैं, ये प्लस वेरिएंट है। जो चेंजेस हुए हैं हेक्टर में, वो हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों में ही हुए हैं। हालांकि उन दोनों में फिर भी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं आपस में इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स, बट मोटा मोटा ये गाड़ियां सेम ही हैं, पावर ट्रेन्स भी सेम हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं नई हेक्टर में क्या नया चेंजेस हुए हैं। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर के साथ, और सबसे जो बड़ा चेंज है वो फ्रंट में ही हुआ है। जो आप ये नई ग्रिल देख रहे हैं, इसको एरगाइल डिज़ाइन ग्रिल बोलते हैं, जो कि ये डायमंड शेप क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं और ये काफ़ी बड़ी सी ग्रिल है। आप इसको देख के थोड़ा सा आपको ये लेक्सस इंस्पायर्ड भी लगेगी। एक बड़ा ही ब्लिंग और लग्जरी एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है इसने फ्रंट फेशिया में। बम्पर के डिज़ाइन में भी आप देख सकते हैं थोड़े चेंजेस हैं। नीचे की तरफ भी आप यहाँ देख पाएंगे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। बीच में आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स और रडार्स दिखेंगे, जो कि एडास, जो इसमें लेवल 2 एडास दिया गया है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स इसमें डाले गए हैं। साइड प्रोफाइल में अगर हम चलें तो आप शायद इसको नहीं पहचान पाएंगे पुरानी हेक्टर के मुकाबले, क्योंकि इसमें कोई साइड में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी वही है। और ये गाड़ी रोड प्रेजेंस के मामले में जस्ट बिकॉज ऑफ इट शेयर साइज काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी बड़ी दिखती है। तो लोग हेक्टर को इसलिए भी पसंद करते हैं कि एक ठीक ठाक बजट में, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड ना करके भी एक बड़ी गाड़ी का जो प्रॉपर कंफर्ट और फील और जो रोड प्रेजेंस है वो मिल जाता है। हेक्टर जब नई नई इंडिया में आई थी तो भी इसका वन ऑफ द यूएसपी यही था कि आपको एक बड़ी गाड़ी मिल रही थी एक ठीक ठाक बजट में। पीछे की तरफ आए तो एक बड़ा कॉस्मेटिक चेंज किया गया है, जो कि है इसके रियर के टेल लैम्प क्लस्टर में। और ये कनेक्टेड एंड टू एंड क्लस्टर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा दिखता है और प्रीमियम और काफ़ी अप मार्केट बना देता है इसको। प्लस यहाँ पे जो हेक्टर की ब्रांडिंग कर दी गई है इस तरीके से, ये भी इसको अच्छा दिखाती है। आप यहाँ प्लस देख रहे होंगे, प्लस वेरिएंट इसलिए क्योंकि इसमें थर्ड रो ऑफ सीट्स दिया गया है और एडैस की ब्रांडिंग भी यहाँ पे दी गई है, जो कि बताता है कि इसमें एडैस फीचर्स हैं। इसके अलावा जो रियर बम्पर है उसमें थोड़े बहुत डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं। इसको थोड़ा और मॉडर्न दिखाया गया है। यहाँ क्रोम का यूज़ किया गया है और यहाँ आप एक देख सकते हैं रिफ्लेक्टर स्ट्रिप यूज़ करी गई है। तो कुछ इस तरह के चेंजेस बाहर पे किए गए हुए हैं। तो एक्सटीरियर में जो चेंजेस थे वो हमने आपको मोटा मोटा बता दिए। अब चलिए आपको अंदर ले चलते हैं गाड़ी के और बताते हैं कि इंटीरियर में क्या चेंज हुआ है। तो अब हम आ गए हैं इस गाड़ी के केबिन में और मैं अभी ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ। सीट को मैंने थोड़ा पीछे कर लिया था ताकि आपसे बात करने में आसानी हो। तो जो चेंजेस हुए हैं हेक्टर और हेक्टर प्लस में, जो नए वर्जन है इस गाड़ियों के, वो एक रीडिज़ाइन डैशबोर्ड के साथ आते हैं और इस डैशबोर्ड को थोड़ा और अप मार्केट बना दिया गया है। और यहाँ जो आपको एक बहुत बड़ा सा डिस्प्ले दिख रहा है, ये एक 14 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। तो चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये 14 इंच का जो डिस्प्ले इस गाड़ी में आपको मिल जाता है, ये किसी भी मास मार्केट एसयूवी में मिलने वाले डिस्प्ले से बड़ा है। ये हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है। और यहाँ पे जो स्टीयरिंग के पीछे भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है, ये एक फुली डिजिटल क्लस्टर है, जो कि पहले एक सेमी डिजिटल होता था। अब इसमें प्रॉपर आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। इसके अलावा स्टीयरिंग पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस तरफ कुछ एडैस रिलेटेड कंट्रोल्स हैं और इस तरफ आपके इंफोटेनमेंट और फ़ोन के कंट्रोल्स दिए गए हैं। जो एयर कंडीशनिंग का जो वेंट्स हैं उसका डिज़ाइन नया है, क्योंकि पूरा डैशबोर्ड ही नया है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको ये फॉक वुड फिनिश मिल जाएगी। इसी तरीके से हेक्टर में आपको ये फॉ एल्यूमिनियम मिलता है और हेक्टर प्लस में आपको ये वुड फिनिश मिलता है। और ये जो फिनिश है, ये जो डोर ट्रिम्स हैं इस पे भी कंटिन्यू होता है। और जो प्रीमियमनेस है केबिन का, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अप मार्केट दिखती है ये गाड़ी। और इसका जो 14 इंच का डिस्प्ले है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का है। इसका हमने एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसका डेमो आपको दिया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स स्टोरेज जो है कुछ इस तरह का है। इसके अलावा हम जिस वेरिएंट में बैठे हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। कप होल्डर्स के डिज़ाइन में भी कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको कुछ यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, जिसमें
जो रियर व्यू आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उसके कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे ड्राइवर साइड का कंसोल है। यहाँ पे इन्फिनिटी का आपको एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे भी कुछ आप देखेंगे तो सेंसर्स दिए गए हैं जो कि एडैस को यूज करने के लिए आते हैं। प्लस यहाँ पे एक बड़ी सी सनरूफ भी है जो कि पैनोरामिक सनरूफ है, कुछ इस तरह की दिखती है, और सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और जो गाड़ी है, अगर मैं ओवरऑल लुक एंड फील की बात करूँ ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद, तो काफ़ी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल है। कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, जो कि पहले भी आती थी। जो हायर वेरिएंट्स हैं वो सब वेंटिलेटेड सीट्स के साथ थे, यहाँ पे भी इसको कंटिन्यू किया गया है। इस तरफ जो कंट्रोल्स हैं उसके दिए गए हैं वेंटिलेटेड सीट्स के लिए। और अगर सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं और लेवल 2 एडास मिल जाता है, जो कि आपकी फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस और इस तरह के कई इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पायलट मोड भी मिल जाता है, और आपको जो है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इसमें दिया गया है, अगर आप इसके स्टीयरिंग को मोड़ते हैं एक एंगल के बियॉन्ड, तो टर्न इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। तो अभी मैंने इसको लेफ्ट मोड़ा तो ये लेफ्ट ऑन हो गया, अगर मैं राइट को मोड़ूंगा तो राइट भी ऑन हो जाता है। और ड्राइविंग के टाइम भी अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं और आप इंडिकेटर ऑन करना किसी भी वजह से भूल जाते हैं तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका है टर्न इंडिकेटर्स को यूज करने का। आपको इस गाड़ी में स्पेस कैसा मिलने वाला है वो दिखाने के लिए हम आपको पीछे ले चलते हैं। उससे पहले मैं इस सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, जहाँ पर जो मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है। तो ये जो है मेरे लिए एनफ है। मेरी हाइट जो है लगभग 5 फीट 7 इंच के आसपास है। तो चलिए अब पीछे वाली सीट पे चल के बैठते हैं और देखते हैं कि वहाँ कैसा कंफर्ट है। तो इस टाइम पे जो ड्राइवर सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और मैं मिडिल रो में बैठा हूँ। ये सीट भी स्लाइड हो जाती है, तो अगर मैं इसको फुली आगे ले जाता हूँ तो अब मैं कंप्लीटली आगे जा चुका हूँ। अभी भी लगभग यहाँ 3 इंच के आसपास का नी रूम है, और मेरे पैर जो हैं वो आगे वाली सीट के नीचे जा रहे हैं। तो इसका जो सीट वेल है वो ठीक ठाक है। फ्लोर भी लगभग फ्लैट है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो स्पेस के मामले में ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से की गई है। अब मैं इस सीट को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, लगभग अब मैं एक्सट्रीम पीछे ले जाऊंगा तो मेरे पास इतना लेग रूम है, जो कि लगभग 10 से 12 इंच के बीच में है। मैं इसको एक मॉडरेट पोजीशन में ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको लास्ट रो भी दिखानी है, क्योंकि हम हेक्टर प्लस वेरिएंट में बैठे हैं। अब आप मिडल रो पे बैठे हैं और ये कैप्टन सीट वाला आपके पास वेरिएंट है, तो आपके पास अपना एक डेडिकेटेड आर्मरेस्ट है जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ एक प्रॉपर प्री टेंशनर वाला सीट बेल्ट दिया गया है। इसके साथ साथ में आपके लिए डेडिकेटेड यहाँ पे 2 एयर कंडीशनिंग वेंट्स दिए गए हैं। तो मिडिल रो में बैठे हुए दोनों पैसेंजर्स के लिए एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं। यहाँ पे सीट बैक पॉकेट्स दी गई हैं, और साइड में आपको डोर पॉकेट्स दी गई हैं जिसमें आप अपनी वाटर बॉटल्स रख सकते हैं। और यहाँ से व्यू की बात करूँ तो मेरे को यहाँ से सनरूफ दिख रही है, तो कुछ इस तरह का व्यू दिखता है जो कि अच्छा है, और यहाँ मैं बैठ के काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। डोर पे भी आप देख पा रहे होंगे इन्फिनिटी की ब्रांडिंग है जो इसका ऑडियो सिस्टम है। प्लस यहाँ पे कुछ लैंप्स दिए गए हैं जो कि सीलिंग माउंटेड हैं। तो एक लैंप इसी तरीके से दूसरी सीट के ऊपर भी दिया गया है। साइड एयर बैग भी हैं, क्योंकि ये 6 एयर बैग वाला वेरिएंट है। अभी मैं सेकेंड रो में हूँ और मेरी सीट जो है वो लगभग मिड पोजीशन पे है, और मेरे पास यहाँ पे 5-6 इंच का लेग रूम है। अगर मेरी हाइट का बंदा थर्ड रो में बैठता है तो उसको कैसा कंफर्ट मिलता है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो मैं उठ के अब लास्ट सीट में जा रहा हूँ। लास्ट सीट की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है, और मेरी हाइट जो है वो लगभग 5 फीट 7 इंच है। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, हेड रिस्ट्रेंट। मेरे पैर जो हैं वो आगे वाली सीट को टच कर रहे हैं, तो अगर मुझे थोड़ा और बेटर लेग रूम चाहिए तो मुझे इस सीट को आगे पुश करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं अपना एक पैर इस तरफ भी रख सकता हूँ। यहाँ जो स्पेस दिया गया है वो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा साथ ही में यहाँ पे भी साइड में एयर कंडीशनिंग के वेंट दिए गए हैं, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और एक यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है। तो मैं लास्ट सीट में बैठ के अपने डिवाइसेस वगैरह चार्ज कर सकता हूँ। और लास्ट रो में जो सेकंड आर्मरेस्ट है वहाँ पे सिंगल कप होल्डर दिया गया है, और यहाँ पे एयर कंडीशनिंग के ब्लोअर को कंट्रोल करने के लिए, फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। तो इसके थ्रू मैं जो रियर मोस्ट रो का जो एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह का स्पेस आपको लास्ट रो में दिख जाता है। मेरे ख्याल से बहुत लंबी जर्नीज के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन छोटी जर्नीज के लिए या छोटे बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा है।
और अगर लास्ट सीट में आप एडल्ट्स को बिठाना चाहते हैं तो जो फ्रंट रो सीट है इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा। सीट की पैडिंग वगैरह ठीक है और पीछे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ के छोटी जर्नी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस गाड़ी का परफॉर्मेंस हमें कैसा लगा। जो वेरिएंट हम चला रहे हैं 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है और क्योंकि हम ऑटोमेटिक वेरिएंट चला रहे हैं ये एक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ दिया गया है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस इंजन की पीक पावर 143 पीएस और पीक टॉर्क जो है वो 250 न्यूटन मीटर्स का है। इसमें आपको एक डीजल वेरिएंट भी मिल जाता है जो कि 2 लीटर इंजन के साथ आता है। उसमें आपको 170 पीएस की पीक पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिल जाता है। जो डीजल इंजन है वो आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलेगा, उसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप एक लाइट फुटेड ड्राइवर हैं और आप बहुत ज़्यादा ईगरली गाड़ी को ड्राइव नहीं करते, सीडेटेड स्टाइल में चलाते हैं तो आप इस गाड़ी को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप थोड़े से स्पिरिटेड ड्राइवर हैं तो आप इसको ड्राइव की जगह स्पोर्ट मोड में डालेंगे तो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि उस केस में ये रेव्स को थोड़ा हाई रखता है और गाड़ी जो है वो आपको ज़्यादा स्पिरिटेड फील होती है। बिकॉज ये एक थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, हेफ्टी है और इसमें वेट भी ठीक ठाक है, तो इसका एक्सेलरेशन आप एक छोटी कार से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी साइज की एसयूवी से इसको कंपेयर करेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ठीक ठाक है, आप उसको इंजॉय करेंगे स्पेशली स्पोर्ट्स मोड में। हैंडलिंग की बात करें तो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा, इसका राइड कंफर्ट भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बॉडी रोल आपको जरूर फील होता है जो कि आपको ज्यादातर इस साइज की एसयूवीज में फील होगा। वो इतना खराब नहीं है कि वो एक डील ब्रेकर बन जाए, लेकिन फिर भी आपको टर्न्स पे या फिर हाई स्पीड पे जब आप इसको कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत बॉडी रोल आप इसमें जरूर फील करेंगे। बिकॉज ऑफ इट्स टायर साइज एंड बिकॉज ऑफ इट्स जो सस्पेंशन डिजाइन है, ये गाड़ी बहुत श्योर फुटेड फील होती है, कॉर्नरिंग अच्छे से कर लेती है, हैंडल ठीक ठाक हो जाती है, तो आपको नर्वसनेस फील नहीं होती। और साथ ही में इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी काफी श्योर फुटेड है। एक्सेलरेट करने में आपको थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होने में टाइम लगता है, बिकॉज आप याद रखिए कि आप एक काफी हैवी और फुल साइज एसयूवी चला रहे हैं। और इसकी एक्सेलरेशन के मॉडेस्ट होने का एक रीजन ये भी है कि सीवीटी के साथ आती है। पहले इसमें ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता था जो पुराने वेरिएंट्स थे, लेकिन उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आपको ऑटोमेटिक जो है वो सिर्फ सीवीटी के साथ मिलता है और सीवीटी में इनहेरेंटली थोड़ा सा एक लैग होता है जब आप उसको फ्लोर करते हैं और जब उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली व्हील्स तक पहुंचती है तो उसके बीच में एक छोटा सा लैग होता है, वो आपको यहाँ पे भी फील होगा जो कि आपको किसी भी सीवीटी कार में फील होगा। बात करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तो इसमें जो एडास फीचर्स दिए गए हैं वो काफी फायदेमंद है सेफ्टी के लिए। इसमें कोलिजन वार्निंग, लेन की असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, इस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। और अगर आप इसका जो पायलट मोड है उसको ऑन कर देते हैं तो ये आपकी स्टीयरिंग को भी थोड़ा बहुत फीडबैक देके जो है लेन में रखने की कोशिश करता है। तो अगर आप थोड़े से अटेंशन आपका लूज भी हो जाता है तो गाड़ी जो है वो हमेशा लेन को वॉच कर रही है और आपको अलर्ट भी करेगी और गाड़ी को लेन में रखने की कोशिश भी करेगी। तो इसका जो कंप्यूटर है, जो एडास सिस्टम है, वो सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि मैंने टेस्ट करके देखा। तो जब मैंने गाड़ी को लगभग 70 की स्पीड पे क्रूज पे सेट कर दिया और आगे वाली गाड़ी जब स्लो डाउन हुई तो ये गाड़ी भी स्लो डाउन हो गई और जैसे ही आगे वाली गाड़ी स्पीड अप हुई तो ये भी स्पीड अप हो गई। ये हमेशा आगे वाली गाड़ियों को और आसपास की गाड़ियों को वॉच करते रहते हैं अपने सेंसर से और जैसे ही रोड कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से गाड़ी को चलाने में हेल्प करता है। तो ये जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर है स्पेशली जो है कंजेस्टेड सिटीज के लिए या फिर हाईवे ड्राइविंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसका जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है वो एक एडेड सेफ्टी फीचर है। क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस और जो रियर कोलिजन अवॉइडेंस है, तो उस तरह के फीचर्स भी जो हैं। प्लस इसमें जो कैमरास दिए गए हैं, जो इसका सेटअप है रिवर्स करते समय जिस तरीके से आपको असिस्ट करता है, 2D और 3D मोड दिए गए हैं जो इंफोटेनमेंट में जब आप इसको बैक करते हैं तो इसका जो कैमरा है वो काफ़ी इलेबोरेट है, उस तरीके से दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपके जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करती हैं। गाड़ी का कंफर्ट, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और इस तरह के जो फीचर्स हैं वो इस केबिन को और ज़्यादा एक इम्प्रेसिव और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको देने में हेल्प करते हैं। साथ ही में वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, आपको जो जितने भी टच पॉइंट्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं और गाड़ी में बैठ के आपको काफ़ी क्वाइट केबिन मिलता है, बाहर का ज़्यादा शोर नहीं आता है, रोड नॉइज़ भी बहुत कंट्रोल्ड है और इंजन का नॉइज़ भी केबिन में ज़्यादा नहीं सुनाई देता है। तो आपको ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। तो अगर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को सम अप करूं तो इस गाड़ी के
काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव कर दी गई हैं, कॉस्मेटिकली इम्प्रूव कर दिया गया है, फीचर्स इम्प्रूव कर दिए गए हैं। ड्राइव ट्रेन को ज़्यादा नहीं छेड़ा गया है, इंजन्स पहले वाले ही हैं, पावर आउटपुट भी लगभग पहले जैसा ही है, सस्पेंशन सेटअप भी लगभग पहले जैसा ही है। लेकिन एक छोटा सा डाउन साइड ये है कि अगर आप डीजल गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ मैनुअल में ही ले सकते हैं अगर आप डीजल में इसके लिए जा रहे हैं तो। बट अगर मैं ओवरऑल सम अप करूं इस गाड़ी में चलाने के एक्सपीरियंस को लेके, इसका साइज, स्पेस, कंफर्ट, प्राइसिंग और फीचर्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे ये ओवरऑल एक अच्छा पैकेज लगता है। अगर आप एक गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं 15 से 25 लाख के बजट में, तो ये गाड़ी आपके कंसिडरेशन पे ज़रूर हो सकती है। तो ये था हमारा वीडियो नई MG हेक्टर को लेके। ये गाड़ी आपको 14.73 से लेके 21.73 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पे अवेलेबल है। और इस गाड़ी का जो नया वेरिएंट है इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड की गई हैं, कॉस्मेटिकली इसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, बट प्राइस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कंपेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट। मेरे क्या विचार हैं इस गाड़ी को लेके वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपके क्या विचार हैं वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो थम्स अप दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।